हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सभी लोगों को राम राम, सभी लोगों को नमस्कार। तो हमारी जनरल साइंस की जो क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो फिज़िक्स चल रही थी हमारी उसमें नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या बात करते हैं? गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। देखो, बल या फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या किसे कहते हैं? वह कारक होता है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। वस्तु की किस में परिवर्तन लाता है? स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल या फोर्स किसको कहेंगे? वह कारक होता है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है, उसको बोलेंगे बल। F बराबर होता है ma, हमने पहले भी पढ़ चुका है। मात्रक न्यूटन होता है। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका बल का मात्रक होता है। सीजीएस में होता है डायन, और डायन जो होता है 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं। ठीक है, याद रखना। प्रकृति में चार मूलभूत बल हैं। प्रकृति जो है उसमें 4 मूलभूत बल कौन कौन से हैं? एक तो नाभिकीय, दूसरा है विद्युत चुंबकीय, एक होता है कमज़ोर बल और दूसरा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। नाभिकीय, विद्युत चुंबकीय, कमज़ोर और गुरुत्वाकर्षण बल। नाभिकीय बल, नाभिक में जैसे प्रोटॉन, प्रोटॉन के मध्य प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मध्य, ऐसे। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के मध्य उपस्थित होता है, ये आवेशित कणों के मध्य में। कमज़ोर बल रेडियो एक्टिव कणों के मध्य में होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी 2 पिंडों के मध्य में होता है, किसी भी 2 पिंडों के मध्य में होता है गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे शक्तिशाली बल होता है नाभिकीय बल, फिर होता है सबसे शक्तिशाली तो नाभिकीय होता है, फिर शक्तिशाली है इसके बाद विद्युत चुंबकीय शक्तिशाली है, फिर कमज़ोर बल कौन सा होता है? ये रेडियो एक्टिव वाला होता है कमज़ोर बल। सबसे कमज़ोर, सबसे वीक जो होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमज़ोर या सबसे वीक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे वीक फोर्स होता है। नाभिकीय स्थायित्व के लिए नाभिकीय बल होता है। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय परमाणु के स्थायित्व के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और कमज़ोर बल रेडियो एक्टिविटी के लिए होता है। और गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो आकाशगंगा और सौर मंडल के स्थायित्व के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में। 4 मूलभूत बल पढ़ लिए, उसमें से एक आता है गुरुत्वाकर्षण बल, और हमारा टॉपिक भी यही है। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G m1m2/r²। G का मान होता है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। G का मान ये होता है, देख लो। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो संरक्षी बल है। संरक्षी का मतलब क्या होता है कि किया गया कार्य, जो इसमें जो इस बल में जो किया गया कार्य होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये पथ पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, F बराबर ये होता है इसका सूत्र। मुक्त पतन अवस्था क्या होती है? कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है। कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जब नीचे गिरती है तो उस अवस्था को बोलते हैं मुक्त पतन अवस्था। वेग की दिशा अपरिवर्तित होती है। इसमें वेग की जो दिशा होती है वो अपरिवर्तित होती है, वेग के परिणाम जो होते हैं वो परिवर्तित होते हैं। देखो, वेग जैसे ऊपर से हमने कोई वस्तु गिराई, u बराबर 0 है, v1 v2 10 मीटर प्रति सेकंड 20 मीटर, तो ये जो परिमाण है वो तो बदल रहा है, लेकिन जो दिशा है, जो नीचे जाने की दिशा है वो तो अपरिवर्तित है, वो बदल नहीं रही है। तो मुक्त पतन अवस्था में ये होता है। गुरुत्वीय त्वरण या जी, गुरुत्वीय त्वरण या जी से इसको डिनोट करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, तो उसको गुरुत्वीय त्वरण बोलता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको गुरुत्वीय त्वरण जी से डिनोट करते हैं, और पृथ्वी के लिए ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, गुरुत्वीय त्वरण होता है।
अब देखो, एक तो होता है स्मॉल जी, एक होता है कैपिटल जी। स्मॉल जी से तो हम गुरुत्वीय त्वरण को व्यक्त करते हैं और कैपिटल जी से गुरुत्वीय नियतांक को व्यक्त करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पृथ्वी के लिए, और इसका जो मान होता है कैपिटल जी का 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर मान होता है जी का। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे पृथ्वी के लिए 9.8 है, मंगल ग्रह पे कुछ और होगा। ये सदिश राशि होती है गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण कैसा है? सदिश है, तो ये सदिश राशि होती है, त्वरणित होता है ये गुरुत्वीय नियतांक है। और नियतांक कैसे होते हैं? अदिश राशि होती है। इसका मान सदैव स्थिर रहता है, ये नहीं बदलता है, इसका मान तो यही रहता है। गुरुत्वीय त्वरण की गणना करें तो F बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एम, कैपिटल एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। स्मॉल एम क्या है? पिंड का द्रव्यमान। तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एफ बराबर होता है एम जी, हम जानते हैं, और इससे एम कट जाएगा और जी बराबर यहाँ से आ जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और आर का मान होता है 6.4 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का द्रव्यमान जिसका भार दे रखा है हमें 49 न्यूटन, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? भार तो दे रखा है, भार तो दे रखा है, यानी कि W जो है भार है वो F बराबर mg हमने पढ़ा था, यानी कि भार दे रखा है 49, W बराबर mg, तो भार 49 ऑलरेडी दे रखा है, mg m का निकालना है हमें, और g का मान हम जानते हैं 9.8 होता है, तो यहाँ से m का मान हमने निकाल लिया 5 kg। ठीक है। नोट, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण g, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। 1/6 होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का, यानी कि 1/6 होता है। ठीक है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन देखते हैं तो ऊंचाई के कारण, अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है। अगर हम गहराई पे जाएंगे तो भी हमें, ऊंचाई पे जाएंगे या गहराई पे जाएंगे, गुरुत्वीय त्वरण के मान में हमेशा कमी आती है। ठीक है। ध्रुवी की ओर जाने पर जी का मान हमेशा बढ़ता है। ध्रुवों की ओर जाएंगे यानी कि ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो उसके जी के मान में हमेशा बढ़ोतरी होगी। पृथ्वी की घूर्णन गति वृद्धि करने पर, पृथ्वी की घूर्णन जो गति है, घूर्णन गति है ना पृथ्वी की, तो पृथ्वी की घूर्णन गति की वृद्धि करने पर, अगर उसकी घूर्णन गति में वृद्धि कर देते हैं तो ध्रुवों को छोड़ करके बाकी सभी बिंदुओं पर गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। किसको छोड़कर? ध्रुवों को छोड़कर बाकी सभी बिंदुओं पर गुरुत्वीय त्वरण में कमी देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं हम ग्रहों से संबंधित कुछ केपलर के नियम दिए, केपलर ने अपने नियम दिए। तो पहला है, प्रथम नियम है, केपलर का प्रथम नियम क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है दीर्घ वृत्ताकार कक्षों में। वह सूर्य ग्रह की कक्षा के किसी एक बिंदु पर स्थित होता है। वह सूर्य ग्रह की कक्षा के किसी एक बिंदु पर स्थित होता है, तो उसको बोलते हैं प्रथम नियम, यानी कि सूर्य चारों ओर चक्कर लगाता है दीर्घ वृत्ताकार कक्षों में। द्वितीय नियम, क्षेत्रीय वेग का नियम जिसको बोलते हैं, केपलर का जो सेकंड नियम है, द्वितीय नियम है, वो उसको कहते हैं क्षेत्रीय वेग का नियम। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय वेग का नियम बोलते हैं। सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्र तय करती है। सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्र तय करती है। समान समय में समान क्षेत्र तय करती है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ गया है और वही इसी को देखते हैं तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो भी A1 बराबर A2 ही होगा। ठीक है। समान क्षेत्र, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, अतः ग्रह सूर्य से दूर होता है तो वेग में कमी हो जाती है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग जो होता है वो क्या होता है? नियत रहता है। ये सेकंड लॉ है। ठीक है। तो उसके वेग में क्या होती है? कमी हो जाती है। जैसे
t बराबर 0 पे ये ग्रह यहाँ है, t बराबर 2 पे, टाइम t बराबर 2 सेकेंड पे, 0 सेकेंड पे, फिर 2 सेकेंड कवर किया इसने टाइम, तो इसका क्षेत्रफल मानकर चल a1 है। तो क्या होता है कि जितना क्षेत्रफल ये कवर करेगा ना, तो जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ेगी, जो सूर्य है उसकी ग्रह यानी कि ये तो कम दूरी पे, ये अधिक दूरी पे है, तो सूर्य से दूर जब होता है तो उसके वेग में कमी आ जाएगी, तो उसके वेग जो है उसमें कमी आ जाएगी, यानी कि ये जो वेग है ना ये धीरे धीरे चलेगा, ठीक है, तो वेग में कमी हो जाती है। तृतीय नियम क्या कहलाता है? परिक्रमण काल का नियम। तृतीय नियम जो होता है वो है परिक्रमण काल का नियम। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह व सूर्य के मध्य औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। परिक्रमण काल का नियम क्या कहता है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, ग्रह के जो परिक्रमण काल होता है टी का स्क्वायर, परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह व सूर्य के मध्य औसत दूरी, ग्रह व सूर्य के मध्य की जो दूरी होती है, औसत दूरी होती है, के घन के समानुपाती होता है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। सूर्य से दूर स्थित ग्रहों का परिक्रमण काल अधिक होता है, यानी कि आर जैसे जैसे बढ़ेगा तो परिक्रमण काल बढ़ेगा। पलायन वेग क्या होता है? वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाए तो वह पुनः पृथ्वी पर लौटकर नहीं आती है, उसको वी से डिनोट करते हैं पलायन वेग, और इसका जो सूत्र होता है वी बराबर होता है √2 GM/r। पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका पृथ्वी का पलायन वेग होता है। कक्षीय वेग v0 से डिनोट करते हैं इसको, कक्षीय वेग को। किसी उपग्रह का कक्षीय वेग क्या कहलाता है? v0 बराबर GM/r + h हो जाता है। यहाँ पे सिंगल r है, यहाँ पे h भी इंक्लूड हो जाता है। और m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। और यहाँ पे उपग्रह का कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे उपग्रह का द्रव्यमान हमें चाहिए ही नहीं, अब तो पृथ्वी का द्रव्यमान चाहिए बस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में? दाब के बारे में। दाब क्या है? सतह के इकाई क्षेत्रफल पर जो सरफेस जो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल, जो सरफेस जो सतह होती है सरफेस के इकाई क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल इकाई है पर लगने वाला लंबवत बल जो होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? दाब। P बराबर F/A। मात्रक होता है पास्कल होता है, और पास्कल को ही बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो दाब होता है वो अदिश राशि है, याद रखना। दाब कैसी होती है? अदिश राशि होती है, अदिश होता है दाब। वायुमंडलीय दाब का मापन हम करते हैं बैरोमीटर से। बैरोमीटर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका मापन किया जाता है। गलनांक व क्वथनांक पर दाब का प्रभाव देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो सामान्यतः दाब बढ़ाने पर क्वथनांक भी बढ़ेगा और गलनांक कम होता है, सामान्यतः ये कंडीशन होती है। लेकिन जैसे कुछ पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं, कुछ पदार्थ जैसे कि बर्फ़ और बिस्मित जो होता है, बर्फ़ को जब हम बर्फ़ को जब पिघलेगी ना तो पिघलने पर वो संकुचित होती है ना बर्फ़ पिघलने पर। तो उन पदार्थों में क्या होता है कि दाब जो होता है वो दाब को बढ़ाने पे गलनांक कम होता है, यानी कि दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/, गलनांक के। अगर वस्तु पिघलने पर संकुचित होती है तो 1/, गलनांक होगा। दाब का देख रहे हैं हम, दाब का प्रभाव। और पिघलने पर अगर कोई फैलते हैं, जैसे कि घी है, ठीक है, जैसे कि घी जो होता है उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो पिघलता है, और पिघलता है तो वो फैलता है, और फैलता है यानी कि दाब को इन पदार्थों में क्या होता है कि दाब को बढ़ाएंगे तो गलनांक भी बढ़ता है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गलनांक के, यानी कि अगर जो पदार्थ को गर्म करने पर फैलते हैं, पिघलने पर फैलते हैं, तो वो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गलनांक, और अगर संकुचित होते हैं पिघलने पे तो 1/, गलनांक। दाब को बढ़ाएंगे तो क्वथनांक सदैव और सदैव बढ़ता है। क्वथनांक का प्रभाव तो सही है, ये तो गलनांक का देखा था।
ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, उससे क्वथनांक कम हो जाता है और खाना देर से पकता है। उत्प्लावन बल क्या होता है? वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। जब वस्तु को उत्प्लावन बल क्या होता है कि जब वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, जैसे कोई वस्तु है और उसको हम द्रव में डुबो रहे हैं तो उस पर दो बल कार्य करेंगे, एक तो ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण और ऊपर की तरफ जो बल कार्य करता है उसी को बोलते हैं हम उत्प्लावन बल। ठीक है, यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये बल जो होता है वो वस्तु द्वारा, इस वस्तु के द्वारा जो हटाया गया जो द्रव है उसके भार के बराबर होता है उत्प्लावन बल का मान। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है कि वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से जल में जब डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी देखने को मिलती है। ठीक है, किसी वस्तु को जब हम जल में या पानी में जब डुबोते हैं तो उसके भार में क्या है, कमी देखने को मिलती है, और ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार या उत्प्लावन बल के बराबर होती है। जल के भार या उत्प्लावन बल के बराबर होती है, सेम ही है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया, ये हमने क्या कंप्लीट कर लिया अपना टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके।